तक्षशिला ग्लोबल स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड यूनिट देख रहे थे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके पिछले सेक्शन में हम लोग देखे थे 29 तक क्वेश्चन देख चुके थे। इसका आगे जो है आज हम लोग फिर देखने वाले हैं। इस सेक्शन को आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत ज्यादा आपको जो भी न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, न्यूमेरिकल से भागते आए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। और इसमें क्लास में न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट दोनों चीज मिलने वाले हैं। इसलिए ये जो है आपका वीडियो बहुत काम के आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या कहता है 30 नंबर सवाल। कहता है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 12-15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। यानी कि आप समझिए, ये एक तार है, इस तार में जो धारा बह रही है, धारा का मान 10 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया है। कितने समय के लिए बह रही है बाबू, तो टी बराबर दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज बराबर करता है 15 वोल्ट। ठीक है, अब बताइए, भी दिया है, आई दिया है और टी दिया है। क्या पूछ रहा है इसमें, किया गया कार्य। कार्य का मतलब वर्क, डब्ल्यू, डॉन वर्क। भी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बाबू, जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है, आप शुरुआत से भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन है तो भी क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, डब्ल्यू क्या होता है, भी क्यू। वोल्टेज विभवांतर इंटू आवेश, भी आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। अब आप देखेंगे कि भी का वैल्यू दिया है 15 वोल्ट, आई का वैल्यू कितना दिया है बाबू 10 एम्पियर, और टाइम का वैल्यू दिया है 10 सेकेंड। क्लियर, ये आपका वर्क हो गया। अब यहाँ ये चीज ध्यान देना है कि सारा देखिए सेकेंड, टाइम जो दिया है सेकेंड में दिया है ना, मिनट में तो नहीं दिया है। अगर मिनट में दिया होता तो सेकेंड में बदल लेते। ठीक है, और करंट का मान मिली एम्पियर में दिया होता तो उसको भी एम्पियर बदलना होता है। ऐसा ही मात्रा को बदल लेते हैं। आइए गुना करते हैं हम, 10 नहीं है 100, 100 में 15 से गुना करेंगे, ये 1500 जूल हो जाएगा। कितना ऊर्जा हो जाएगी बाबू, 1500 जूल हो जाएगा। चलिए, ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिसमें हमने ऑप्शन नहीं दे पाया है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से। अगर जगह बनाते वहां पर सवाल आपका कम आ पाता। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, 1500 जूल। एक तार है जिसमें 10 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रही है 10 सेकंड के लिए, उसका विभवांतर है 15 वोल्ट। तो कितना कार्य होगा, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, विभवांतर भी, आवेश का मान होता है क्यू बराबर आई टी। भी का मतलब 15 वोल्ट, आई के मतलब 10 एम्पियर, और टी के मतलब कितना बाबू 10 सेकेंड। 10 नहीं है 100, 100 में 15 से गुणा करेंगे 1500 जूल। यानी 30 का सही आंसर कितना आ गया बाबू, 1500। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में जब देखेंगे इसको, ठीक है, तो वहां पर आपको दिख जाएगा, ये ऑप्शन के साथ दिखेगा, उसमें जो 1500 दिखाई दे रहा है वही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उससे उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। यानी कि अगर कोई एक तार है, ठीक है, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है बाबू, आर बराबर 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, और इस कह रहा है कि इस धारा जो प्रवाह हो रही है, उस धारा में कितने समय के लिए प्रवाह हो रही है, 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, और वोल्टेज कितना कह रहा है बाबू, भी बराबर कह रहा है 7 वोल्ट। तो कह रहा है कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्यू बराबर वाट। क्यू बराबर वाट, क्यू नहीं बोलते हैं इसको, क्यू भी लिखता है कहीं बुक में, या फिर एच लिखता है, एच। ठीक है, हीट बराबर वाट, ऊष्मा, ऊष्मा बोले तो हीट, हीट बोले तो वाट। हम एच बराबर जानते हैं, एच बराबर होता है बाबू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है। एक और फॉर्मूला होता है बाबू, आई बराबर होता है भी बटा आर। अगर आई की जगह हम भी बटा आर का स्क्वायर करते हैं इंटू आर टी, तो यहाँ से एक और नया फॉर्मूला कोई बन के आएगा। आइए देखते हैं क्या बनता है, भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बच जाएगा। कितना फॉर्मूला बना, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब आप किसी टीचर के फॉर्मूले को देखिएगा, वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि एच बराबर भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आप सोचिएगा कि एक लाइन में ही बन गया सवाल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है पहले से, आप इस तरीके से बना सकते हो। बताओ, इसमें भी का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया है, 5 हो गया, इंटू टी। टाइम का मान जो दिया है 20 मिनट दिया है। अगर हम 20 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे बाबू, तो 20 गुणे 60 हो जाएगा, यानी कि 60 दूना 20 गुना करेंगे 1200 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
1200 सेकेंड। देखना 20 रखोगे तो गलत हो जाएगा, 20 मिनट नहीं 20 सेकेंड में बदलना पड़ेगा उसको, 20 मिनट को 20 सेकेंड में बदलना पड़ेगा आगे वाले में, ठीक है। 20 मिनट को जब सेकेंड बदलेंगे हम तो कितना हो जाएगा बाबू, 1200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1200 सेकेंड लिखेंगे, इसके बाद हम गुणा करेंगे हम, ठीक है। जो भी कटने वाला वैल्यू होगा उसको हम लाएंगे यहाँ पर, उष्मा बराबर H बराबर 7 गुणे, ये 5 से कटाएंगे ना, 5 से कटेगा ये, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा 0, 5 2 के 20, 240 हो जाएगा। 240 में गुणा कर देंगे हम, ठीक है बाबू। आपका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से नोट कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई, लास्ट में एक 0 आएगा, ठीक है। और 24 में 49 से गुणा करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। एक 5 ओम प्रतिरोध है, इस धारा कितनी जा रही है बाबू, 7 वोल्ट का करंट वोल्टेज है और 20 मिनट तक धारा प्रवाह हो रही है। हम जानते हैं H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT, उष्मा बराबर I के वैल्यू होता है, I स्क्वायर है तो V बटा R, V का भी स्क्वायर हो जाएगा, R का भी स्क्वायर होगा, ये R और ये R से कट जाएगा, एक R बच जाएगा बटा में और ये T हो जाएगा। V का वैल्यू जो है 7 वोल्ट है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सिंगल R है तो R का वैल्यू 5 हो जाएगा, और T का वैल्यू जो है 20 मिनट दिया था तो हमने 100 सेकेंड बदल दिया, 1200 सेकेंड हो गया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उतना उष्मा का मात्रक यहाँ लिख देंगे जूल। अब आप इसको गुणा करोगे कितना आएगा, गुणा करके हम बता देते हैं आपको, 49 और 24 में जब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो गुणा करते हैं 4 9 36 16, $11,760 जूल, 11,760 जूल, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 11,760 जूल, ठीक है बाबू। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए, H बराबर I स्क्वायर RT, इसके माध्यम से कितना आंसर है बाबू, 11,760 जूल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप इसमें इस क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, कोशिश करना है हमें कॉन्सेप्ट और तरीके पर सीखना कि किस तरीके से हम सवाल को बना रहे हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे। इन समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि n वो प्रतिरोध है, सब प्रतिरोध का मान समान है, यानी कि ये एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है, इसको हमने मान लिया R, एक और प्रतिरोध R, एक और प्रतिरोध R, ऐसे ऐसे करके n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बाबू, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये सारे कितने हैं बाबू, n संख्या में, कितने संख्या में है, n संख्या में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे हम, कुल प्रतिरोध, ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं R1, क्या मानते हैं R1। श्रेणी क्रम में है तो इसका सिंपल जोड़ होता है R प्लस R प्लस R प्लस, करते करते n बार R जोड़ेंगे, और जब n बार जोड़ेंगे तो n इंटू R भी कर सकते हैं, यानी R1 का वैल्यू कितना मिल गया बाबू, श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, इतना हो गया, ये साधारण जोड़ है, ठीक है। अब आते हैं इसी प्रतिरोध को, कह रहा है कि अब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो यहाँ फिर लिखेंगे हम कि जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम तो क्या होगा बाबू, यहां लिखेंगे ऐसे, देख रहे हैं आप, देखिए ऐसे ही जुटेगा समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध, इन प्रतिरोध, यहां से भी बीच में है प्रतिरोध, यहां भी प्रतिरोध है, यहां भी प्रतिरोध है, ये इन प्रतिरोध है, आर आर समान वैल्यू वाला प्रतिरोध जो है एन की संख्या में, कितना की संख्या में, एन संख्या में जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध को हम R2 मानते हैं। अब इस R2 को वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1/R2 बराबर बोलेंगे 1/R 1/R 1/R, ऐसे करते करते कितना बार लिखेंगे, n बार है ना, तो 1/R n बार लिखेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे सेम एलिमेंट है या n इंटू 1/R, सिंपल समझिए, सब वैल्यू सब संख्या एक ही जैसा है, 1/R 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 तक कितना बार है, n बार ना, तो n से ही गुणा कर देंगे 1/R में, जोड़ने से अच्छा है। अब इसको गुणा करोगे तो n एकम n/R, ये किसका वैल्यू है बाबू, 1/R2 का, 1/R2 का। अब आप समानांतर क्रम का प्रतिरोध जब निकालोगे, R2 का मान निकालोगे, उल्टा करोगे, नीचे से ऊपर लेके जाओगे, इधर भी हो जाएगा R/n। चलो यहां मिल गया ये समांतर क्रम, ये रहा श्रेणी क्रम और ये रहा समांतर क्रम। सवाल ये है
कि समांतर और श्रेणी का मान नहीं निकालना है, अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो अधिकतम इसमें कौन सा होगा? श्रेणी क्रम वाला। और न्यूनतम कौन सा होगा? ये। तो इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये अधिकतम है और ये कौन सा है बाबू? न्यूनतम है। ये कौन सा है? न्यूनतम है। कैसे? बटा में है, ये न्यूनतम है। अब सवाल कहता है कि दोनों का अनुपात निकालिए। क्या निकालिए बाबू? दोनों का अनुपात। आइए हम इस सवाल के यहाँ इस जगह पर दिखाते हैं। अधिकतम बटा न्यूनतम, अधिकतम बटा अधिकतम, यहाँ हमने ब्रैकेट बना दिया, अधिकतम बटा न्यूनतम का अनुपात निकालना है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कि आपको ऊपर R1 रहेगा, नीचे R2 रहेगा। अब बताइए अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात के लिए हम अधिकतम का मान कितना है? ANR। ठीक है, N इंटू स्मॉल r, और यहाँ न्यूनतम में कितना है? R बटा N। अब बताओ, ये R से R कट जाएगा, नीचे से N जब पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, N इंटू N बटा 1। यानी दोनों का अनुपात जो है R1 अनुपात R2 का मान देखेंगे हम, N इंटू N कितना हो जाएगा बाबू? N स्क्वायर अनुपात 1। यही आपका सही आंसर होगा। देख रहे हैं आप, R से R2 का मान रखेंगे नीचे, R से R कटेगा, N चला जाएगा छत पर, तो N इंटू N N स्क्वायर बटा में 1 है तो अनुपात 1। देखेंगे सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन लिखे हुए हैं हम, देखेंगे बाबू N स्क्वायर बटा 1 होगा। ठीक है, या N स्क्वायर होगा। देख रहे हैं ये गलत ऑप्शन, ये भी गलत, 1 बटा N स्क्वायर गलत है। N स्क्वायर इसके बट्टा में हम 1 समझ सकते हैं। ठीक है, यानी N स्क्वायर का है या N स्क्वायर बटा 1 का है, डी आंसर सही जवाब है। यानी 32 का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। और कौन सा होगा बाबू? N स्क्वायर अनुपात 1। ठीक है, या N स्क्वायर होगा। चलिए समझ पाए, ये सवाल थोड़ा सा गुणा भाग वाला है, थोड़ा सा समय लगता है बाबू। ठीक है, लेकिन आप समझिए, समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में भी सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, पहले कहता है श्रेणी क्रम में जोड़िए, सारे प्रतिरोध एक समान है। क्या कहता है? n समान प्रतिरोध, यानी n को संख्या में प्रतिरोध है, सारा प्रतिरोध का मान समान समान है, और उन्हें सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तब जो मिलता है उसमें अधिकतम प्रतिरोध और जो मिलता है न्यूनतम प्रतिरोध, उन दोनों का अनुपात होगा। तो अनुपात के रूप में ना देखे, बटा के रूप में दिया है, हमने भी बटा के रूप में ही इसको यहाँ आंसर लिख दिया, अनुपात में लिख दिए हैं। ठीक है, R प्रतिरोध जोड़े, श्रेणी में जोड़े, फिर समानांतर में जोड़े। देख रहे हैं कि समानांतर वाला न्यूनतम मिलता है, श्रेणी वाला अधिकतम मिलता है, अधिकतम बटा न्यूनतम निकाल दिए, कट के आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाह होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब बताइए, एक तार है, इस तार में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना हो? धारा का मान कितना है? 1 एम्पीयर। ठीक है, अब बताइए 1 एम्पीयर बह रहा है धारा। धारा का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। धारा का मतलब क्या होता है बाबू? I बराबर Q बाई टी, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। अगर ये बताइए धारा का मान अगर 1 एम्पीयर है, 1 बराबर Q, 1 सेकंड में प्रवाह कराना है तो Q का मान कितना मिलेगा बाबू? 1 इंटू 1, 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? यानी Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, हम जानते हैं ना 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप चाहेंगे तो यहां से भी इसका मान एक फॉर्मूला होता है Ne, आप वहां से 1 करके निकाल सकते हैं। N का मान निकालना है, E का मान मालूम है, एक सवाल में भी दे दिया है, 1.6 10 के पावर -19 बराबर 1। ठीक है, इसको हटा दीजिए इधर, अब इसको यहाँ से निकाल लीजिए 1 कूलम करके। अब यहाँ से N का मान निकालिएगा, 1 भागे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जब इसे भाग दीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो आप पढ़े होंगे अपने क्लास में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10 के पावर 18। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन। आप सीधा एक सवाल को पढ़ते आप कि जब 1 एम्पीयर कहीं दिया है, 1 एम्पीयर का मतलब कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। 2 एम्पीयर का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। तो 1 एम्पीयर तो प्रवाह हो रहा है, तो 1 एम्पीयर में मतलब होगा 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? 6.25 10 के पावर 18। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? N बराबर 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है,
कि किसी चालक का संवहन वेग vd, संवहन वेग को ही कहते हैं अनुगमन वेग vd, और विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध बताइए। ठीक है बाबू, तो ये बताइए, हम लोग अनुगमन वेग जानते हैं ना, किसी चालक के भीतर जब हम विद्युत क्षेत्र, चालक को जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, चालक के भीतर का इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गतिशील होता है उस वेग को ही क्या कहते हैं बाबू, उस वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध दर्शाना है। ये शायद सवाल हमने पिछले क्लास में बता दिया है, फिर अगर आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए फिर से। I बराबर होता है NEA अनुगमन वेग VD। ठीक है, I बराबर इतना होता है, I बराबर होता है V बटा R, V बटा R, V विभवांतर हो गया और ये R प्रतिरोध हो गया, NEA VD। ठीक है, अब यहां से देखेंगे V विभवांतर जो होता है, V बराबर एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं, E बराबर dV बाई dx माइनस में। अब बताइए यहां से E बराबर विभवांतर बटा दूरी होता है, अगर विभवांतर निकालेंगे तो यहां से E इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम यहां से फॉर्मूला लिखते हैं E इंटू डी एक्स बटा R, मान लिया माइनस दे भी देते हैं, तो NEA VD। अब आप यहां से देखेंगे कि ये अनुगमन वेग और ये E संवहन वेग और E ये आपस में सामने सामने है कि ऊपर नीचे है, सामने सामने है तो क्या बोलेंगे हम लोग, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। क्या है बाबू, समानुपाती बोलेंगे, चाहे अनुक्रमानुपाती बोलेंगे, चाहे प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, ये VD जो है प्रोपोर्शनल है किसके, E के। इसको हम उल्टा या सीधा भी लिख सकते हैं कि VD जो है प्रोपोर्शनल है E के। देखा जाए इसका सही ऑप्शन कौन सा दिया है बाबू, √E दिया है, गलत जवाब। यहाँ पर दिया है VD समानुपाती E, यानी 34 का B आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा बाबू, तो VD समानुपाती E, ये समानुपाती का संकेत है। ठीक है, चलिए समझ पाए। I बराबर NEA VD होता है, I बराबर V बाई R ओम के नियम से होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, और V बराबर होता है E dx। हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है विभव प्रवणता का कि विभवांतर बटा एक दूरी, जब विभवांतर को मान निकालेंगे तो E इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि संवहन वेग जो है विद्युत क्षेत्र के क्या होता है बाबू, समानुपाती दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो जो है बढ़ता है। ठीक है, तो रो बराबर होता है R इंटू ए बटा एल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं R बराबर रो इंटू एल बटा ए होता है। जब हम यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो R इंटू ए बटा एल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज जानिएगा, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बाबू, ये चालक के आकार और लंबाई के हटा करके देखा जाए तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है ज्यादा, और वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर ताप बढ़ाएंगे बाबू तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध को ही तो प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों सेम चीज। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो लंबाई घटने से, क्षेत्रफल बढ़ने से। लंबाई और क्षेत्रफल पर उसको मान ही नहीं निर्भर करता है, सीधा क्या बोलेंगे, ताप बढ़ने से। क्या करने से बाबू, ताप बढ़ने से, क्योंकि रो बराबर होता है, रो टी बराबर टी टेम्परेचर है, रो नॉट 0 डिग्री पे टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ऐसे देता है, यानी कि ताप में थोड़ा सा भी वृद्धि कीजिएगा ये प्लस होता है। क्या होता है बाबू, ये 0 डिग्री पे इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो नॉट है, 0 है, इसमें प्लस हो जाता है तापांतर से, और अल्फा जो है ना प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्लस करने का मतलब कि वो ताप बढ़ाएंगे हम तो इसका ये विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। आप प्रतिरोध के रूप में फॉर्मूला ऐसे पढ़े होंगे, R थीटा बराबर होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे ही पढ़ा होगा। सेम ये भी इसी के साथ चलता है। ठीक है, चलिए, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। विभवांतर कैसा है बाबू, स्थिर है, इससे मतलब फिक्स वैल्यू है, उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है, ठीक है, इसका विभवांतर भी है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध R है। तो कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो मान लीजिए कि इस केस में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है H1, उसको क्या बोलते हैं, V² बाई R इंटू टी, V² इंटू R बाई टी। ठीक है, आपको हम दो तरीके से सवाल बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब आप इतना देखिए, H बराबर V² R बाई टी होता है ना, H और R समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है बाबू,
समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी H व्युत्क्रमानुपाती है R के। ठीक है, देख रहे हैं आप। अगर आपको पता है कि पहला केस का विभवान ऊष्मा और दूसरा केस का ऊष्मा निकालना चाहते हैं, तो पहला केस का प्रतिरोध नीचे रहेगा और दूसरा केस ऊपर है ऊष्मा तो प्रतिरोध नीचे रहेगा, नीचे है ऊष्मा तो इसका प्रतिरोध ऊपर रहेगा। ठीक है, व्युत्क्रम में है यानी ऊपर या नीचे है, तो पहला ऊष्मा ऊपर है तो पहला का प्रतिरोध नीचे है, और दूसरा ऊष्मा नीचे है तो उसका प्रतिरोध ऊपर रहेगा। अब इस केस में अब बताइए क्या कह रहा है सवाल में कि अगर ऊष्मा का अनुपात, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, यानी H2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये बताइए प्रतिरोध को हम क्या कर दिए जी, आधा कर दिए हैं। प्रतिरोध को क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं। अब पुराना शुरू का प्रतिरोध R है, शुरू का प्रतिरोध R है, ये R से R कटेगा, ये 1/2 हो जाएगा। आपको H2 का मान निकालना है ना, H2 में जब 1 से गुणा कीजिएगा H2, ये 2 से गुणा कीजिएगा 2H1, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये जो नया ऊष्मा है वो पुरानी ऊष्मा का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना। चलिए इस सवाल को हम दोबारा तरीके से बताते हैं। ठीक है, आपको छोटे से तरीके से बताते हैं जो आसानी से समझ में आए। विभवांतर फिक्स है, प्रतिरोध इतना है, पहला ऊष्मा यानी कि शुरुआत के जो ऊष्मा है वो पहला ऊष्मा को बोलेंगे तो V² R × T। क्लियर, समीकरण 1। फिर कहता है कि ये प्रतिरोध अब क्या हो गया, आधा हो गया। कितना हो गया बाबू, प्रतिरोध अब आधा हो गया, अभी विभवांतर उतना ही है। अब यहाँ नया ऊष्मा जो निकलेगा, नया ऊष्मा, ठीक है, तो नया ऊष्मा जो है हमने लिख दिया है H न्यू। क्या लिखा है बाबू, H नया, यानी कि नया ऊष्मा जो निकलेगा वो विभवांतर तो V है तो V², प्रतिरोध कितना है बाबू, R/2, इंटू टाइम तो उतना ही देना है। अब 2 उलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2V² R × T, समीकरण 2। अब आपको नया ऊष्मा का मान बताना है। सवाल में कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, तो बोलेंगे ना नया ऊष्मा बटा पुराना ऊष्मा, नया हीट बटा H1 पुराना हीट, बराबर नया हीट का मान कितना है, 2V² R × T, और नीचे वाली हीट का मान के ऊपर H1 का मान कितना है बाबू, V² बटा R × T। देख रहे हैं ना, T से T कट जाएगा, V²/R से V²/R कट जाएगा, क्या बच गया, 2/1। अब नया ऊष्मा का मान निकालिएगा तो पुराना ऊष्मा जाके 2 में गुना हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे नया ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 × H1, यानी कि ये जो नया ऊष्मा है वो पुराने ऊष्मा का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं इस बार आप समझ पाए होंगे सही से। ठीक है, विभवांतर सेम रखना था, प्रतिरोध R रखा मैंने, पहला ऊष्मा हो गया। जब हमने प्रतिरोध को आधा कर दिया तो नया ऊष्मा को निकाला, इतना आया इस यहाँ पर। अब इन दोनों का अनुपात निकाला तो नया ऊष्मा का मान बताना था, तो नया ऊष्मा बराबर 2 × H1। ठीक है, यहां तक हम समझ पाए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, बी। इसका मान कितना कर रहा है वो, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है। जब भी कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, जब भी कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, ठीक है, तो कौन सी राशि समान होती है। याद रखिएगा समांतर क्रम में रहने पर धारा का मान जो चलता है ना I, वो 3 भागों में बढ़ जाता है, एक I1, एक I2 और एक I3। अगर 3 गो तार निकला है तो 3 भाग में, 10 गो भाग निकला हो तो 10 भाग में बढ़ जाएगा, तो धारा तो समान रहा नहीं। अब आते हैं विभवांतर पर, तो विभवांतर समान रहता है। विभवांतर का मान क्या रहता है बहुत समान। अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो अगर V का मान अगर 12 वोल्ट है तो R1 के लिए भी विभवांतर 12 वोल्ट होगा, R2 के लिए भी विभवांतर 12 ही वोल्ट होगा, R3 के लिए भी क्या होगा, विभवांतर 12 वोल्ट। यानी कि समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान होता है। आप कमेंट में लिख के बताइए, अगर समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। आप कमेंट में टाइप करेंगे बाबू। ठीक है, समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। कौन सी राशि समान होती है बाबू, विभवांतर। यानी सही आंसर कौन सा है 37 का, बी। 37 का सही आंसर कौन सा है, बी, विभवांतर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बाबू, क्या कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। हम सबसे पहले जानेंगे एमीटर के परिपथ को, एमीटर के प्रतिरोध को शंट किया जाता है। एमीटर तो बेचारा खुद ही कम प्रतिरोध का होता है। आज आप शंट कर दीजिएगा, शंट का मतलब होता है कोई मशीन है आपके सामने, अगर आप एमीटर लगाए हो, क्या लगाए हो बाबू, एमीटर। ठीक है, अब इस एमीटर को शंट कर दोगे तो अपने हल्का प्रतिरोध का होता है, हल्का प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध का होता है एमीटर।
ठीक है। अब ये एमीटर को जब शंट कर दोगे, शंट का मतलब बेचारा ये आ जाएगा समांतर क्रम में। किस क्रम में आ जाएगा जी? समांतर क्रम में। जब इसको शंट कर दोगे, मान लीजिए कि मशीन है, इस मशीन के सामने जब शंट कर दोगे, एमीटर को ला दोगे यहाँ पर, ये बेचारा हल्का से और कम हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा जी? कम प्रतिरोध का हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब किसी शंट का मतलब होता है समानांतर क्रम में लेकर जोड़ देना। शंट का मतलब क्या होता है? समानांतर क्रम में जोड़ देना, ठीक है, हल्का प्रतिरोध। तो कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, समानांतर क्रम में भेज दिया जाता है, तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है बाबू? बढ़ता है? गलत, घटता है। क्या होता है बाबू? घटता है। सही आंसर क्या होगा? बी, घटता है शंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है शंट। शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हल्का मान का प्रतिरोध जब किसी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अल्प मान वाला प्रतिरोध जिसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अधिकांश किताबों में परिभाषा देता है कि अल्प मान का प्रतिरोध जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं उसे शंट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक जान गए हम लोग। इसके बाद हम जानते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? यानी कि दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध R और एक प्रतिरोध जो है 2R है। ये एक सिंगल R है और ये 2R वाला प्रतिरोध है। कह रहा है कि दोनों में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसमें उसमें ऊर्जा का मान H1 मानते हैं और इसमें उत्पन्न ऊष्मा का H2 मानते हैं। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले पहला बटा दूसरा निकालेंगे, H1 बटा H2। अब बता बाबू, ये यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में धारा जब श्रेणी क्रम में है तो एक ही धारा क्रॉस करके निकलेगा, यहाँ से आई, यहाँ से होते हुए। अब दोनों के लिए समय क्या रहेगा? बराबर रहेगा। टाइम क्या रहेगा बाबू? बराबर रहेगा टी। तो सूत्र लगाएंगे I स्क्वायर R1 इंटू समय रहेगा टी। इसका भी निकालेंगे तो इसके लिए प्रतिरोध का धारा वही रहेगी I स्क्वायर, प्रतिरोध सिर्फ बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर यहाँ R रखे हैं तो यहाँ के लिए प्रतिरोध का मान रखेंगे 2R इंटू क्या हो जाएगा बाबू? टाइम का वैल्यू टी। अब देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया एक, नीचे बच गया दो। अब आप देखोगे क्या कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो पहला बटा दूसरा का, पहला क्या कह रहा है? R1 का नाम दिया है, दूसरा R2 का, मैंने पहला ऊष्मा दूसरा ऊष्मा, तो ऐसा अनुपात निकालेंगे हम, तो H1 अनुपात H2, तो क्या मिलेगा हमको? 1:2। देख पा रहे हैं 1:2। सही आंसर कौन सा होगा बाबू? 1:2, बिल्कुल सही। 39 का ए ऑप्शन 1:2। इस सवाल में बारीकी से देखिएगा, पहले R वाले को कहा है तब 2R वाले को कहा है, यानी अगर R वाले को कहा है तब 2R वाले को। अगर R वाले को उसमें H1 है तो ये ऊपर रहेगा, अब बाद वाले को हम नीचे रखेंगे। अगर आप उल्टा कर देते ना तो यहाँ 2:1 आ जाता और आपका वो भी ऑप्शन दिया है और गलत हो जाता। इसलिए इस सवाल की बारीकी को भी देखना है कि पहले R कह रहा है कि पहले 2R कह रहा है। जो पहले कह रहा है उसको पहले देंगे, जो बाद में कह रहा है उसको बाद में। पहले वाले का नाम H1 रखा है, इसलिए हमने पहले वाले को ऊपर रखा, बाद वाले को नीचे रखा। इस अनुक्रम पे सीरीज में भी ध्यान देना है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ठीक है, 1:2 हो गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट आखिरी क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन पे बाबू आते हैं। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है R1 R2 R3 प्रतिरोध को श्रृंखला परिपथ में, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध को प्रवाहित धारा होती है। ठीक है, अगर श्रृंखला क्रम में R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया बाबू। ठीक है, ये कौन सा है? R1, ये कौन सा है? R2 और ये कौन सा हो गया? R3। ये कौन सा परिपथ है बाबू? श्रृंखला कहिए चाहे श्रेणी कहिए, श्रृंखला क्रम या फिर श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रृंखला क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसमें कौन सा राशि धारा का मान क्या होगा? ये बताइए, जब धारा यहाँ से बहेगी आई धारा, तो यही धारा निकल के जब R2 के लिए भी जाएगी, यानी यही धारा यहाँ के लिए भी होगी और यही धारा यहाँ के लिए होगी, तो सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। ठीक है, सबके लिए धारा का मान क्या रहा बाबू? समान रहा। यानी कि क्या बोलेंगे? प्रवाहित धारा होती है समान होती है, एक बार है भिन्न होती है, शून्य होती है, प्रतिरोध के अनुसार होती है नहीं, क्या होती है बाबू? समान होती है। 40 का सही आंसर क्या होगा? ए। इस तरीके से बाबू आज हम लोगों ने क्वेश्चन कहां से देखा? 30 से लेकर के 40 तक देखा, और लास्ट आखिरी के जो है 5-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसको हम और भी देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप जरूर उसको बोलिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए, उस पर मैसेज करने के बाद आपके हम उस सवाल को, उस टॉपिक को दोबारा लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर इसमें भी कोई सवाल डाउट में रह गया हो तो आप उसको जरूर बताइए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।